नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी में एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी रफ्तार नजर आ रही है। कई बार आपने एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत को रफ्तार भरते देखा होगा। सड़कों को लेकर सियासत होनी भी चाहिए, क्योंकि सड़कों का बनना भी विकास का एक अहम हिस्सा होता है। यूपी में योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को विस्तार देने की तैयारी में है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार से वाराणसी तक करने की तैयारी है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बलिया तक ले जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार ने प्लान भी बना लिया है, लेकिन विपक्ष को सरकार की बात पर विश्वास नहीं है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने सरकार के दावों को हवा हवाई बताया। दोनों ओर से सवाल दागे जा रहे हैं। चर्चा तमाम सवालों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों को लेकर अपने काम को रफ्तार देने में जुटी हुई है। योगी सरकार ने 2 एक्सप्रेसवे के विस्तार का रास्ता साफ करने का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की योजना बनाई है। वो योजना क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे को विस्तार देने की योगी सरकार तैयारी में है। हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार का प्रस्ताव योगी सरकार तैयार कर रही है। इससे वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही समेत कई अन्य जिलों में पहुंचना आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी बढ़ाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जा सकता है। सरकार तो योजना बनाने के निर्देश दे चुकी है ताकि काम में और रफ्तार आ सके, लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए निशाना साधा और इसे सरकार का शिगुफा बताया। ये सारे एक्सप्रेस इनके कागजों पर हैं, फाइलों पर हैं। जब जमीन पे कुछ नहीं उतरा तो केवल टीवी और अखबार में अपना चेहरा दिखाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बातें योगी सरकार कर रही है। अगर कुछ भी जमीन पर 4 साल में उतारा हो तो उसका नाम बता दें। फाइलों में क्या है, ये प्रदेश को गुमराह ना करें। वहीं कांग्रेस ने सड़कों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि गड्ढा मुक्ति का दावा पूरा नहीं हुआ। सरकार सिर्फ ऐलान करती है, जमीन पर कोई काम नहीं कर पाती। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध उत्तर प्रदेश चरम पर है, मगर योगी सरकार की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। योगी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कितने दावे झूठ करेगी। आज कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने पुल उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, कितने निर्माण किए, सोच पर सरकार जारी करे, मगर सरकार सिर्फ योजना बनाने में मस्त है। वहीं विपक्ष के हमले का जवाब बीजेपी ने दिया और कहा कि विपक्ष हमला करता रहेगा और बीजेपी सरकार ऐसे ही काम को रफ्तार देती रहेगी। तो आधे अधूरे काम नहीं करेंगे, हम पूरा काम करके देंगे। जब जनता चले तो उसको सिग्नल्स भी मिले, उसको जन सुविधाएं भी मिले और तमाम वो सुविधा मिले जो एक एक्सप्रेस वे के लिए जरूरी होता है। जो लोग झूठ बोलते रहे हैं, जो लोग वादे केवल करते रहे हैं, जो लोग आधे अधूरे काम करते रहे हैं, वो आज इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हंसी की पात्र बनती है जनता के बीच और इसी तरह की बातों की वजह से समाजवादी पार्टी जानी जाती है। एक तरफ सरकार सड़कों का जाल बिछाने का दावा कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है और एक्सप्रेसवे के विस्तार से जनता को फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन हाईवे पर सियासत की रफ्तार भी कम नहीं है। कहीं क्रेडिट लिया जा रहा है तो कहीं सरकार के दावों पर सवाल दागे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि सड़कों पर किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बृजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गई है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं हीरो वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपने तो तैयारी कर ली है, लेकिन आपकी तैयारी हवा हवाई है। सिर्फ दावे होते हैं, जमीन पर यह तैयारी नहीं आ पाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस लगातार भाजपा पर तमाम विषयों पर हमले करते रहे और तमाम विषयों पर हमले करने के बाद मुंह की खाई है। केवल विपक्ष में रह के और विपक्ष जैसी बात करना
ठीक है, विपक्ष का काम है हमारी तमाम चीजों को मान्यता न देना, पर आप देख रहे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, जिसे जनता का आशीर्वाद विश्वास हासिल है, उसने तमाम ऐसे क्षेत्र जिसमें लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता, उसमें कार्य करके दिखाया। और मैं मानता हूं कि 2022 में होने वाले चुनाव से पहले जो भी हमने ये घोषणाएं की, इनको मूर्त रूप से इन पर चलकर जाकर सब हमारे लोग वोट मांगेंगे घर घर, जब ये एक्सप्रेसवे पूरे होंगे। और ये मुझे इसी एक्सप्रेसवे पे चलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर वोट मांगने जाएंगे। मुझे लगता है तब ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे, ये जनता ही बताएगी। हीरो वाजपेयी जी, सड़कों को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि जब सरकार बनी आपकी तो ये कहा गया कि जल्द से जल्द गड्ढों को खत्म करना है, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई। फिर 2019 में फिर मुख्यमंत्री कहते हैं अधिकारियों से कि आप गड्ढा मुक्त सड़कें कर दें। क्या हो गई गड्ढा मुक्त सड़कें? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, और कई बार देखिए हर मौसम में तरह तरह से होता है। एक मौसम के बाद काफी काम किया जाता है तो गड्ढा मुक्त सड़कें होती है, और फिर अगर होता है तो हम स्वीकारने में हर्ज नहीं करते हमारे मुख्यमंत्री कि फिर से उसमें ये कमियां हैं उसको सही किया जाए। और अधिकारियों को सार्वजनिक निर्देश देते हैं उनको मुंह बचाने का, या सरकार अपनी किसी चीज को छुपाने की। सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है और जनता के हित के लिए कार्य करती है, इसलिए कोई भी चीज जो है, कोई भी निर्णय वो हम सार्वजनिक रूप से करते हैं और उसको पारदर्शी रखते हैं। ठीक है, पारदर्शी रखते हैं, सार्वजनिक रूप से कार्य करते हैं। फिर नाहिद लारी खान जी, दिक्कत क्यों है? अगर उनका कहना है कि हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो हम देख ही रहे हैं। मृदुल जी, देखिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पिछले 4 सालों से योगी जी के किसी भी बयान को सीरियसली नहीं लेती है। कहते हैं इनके बयान इम्प्रैक्टिकल हैं और बचकानी बातें करते हैं। और आप भी कहां इन गपोड़ियों की बातों में आज फंस गए। देखिए ये जो एक्सप्रेसवे और महा एक्सप्रेसवे की जो ये फाख्ता उड़ा रही है बीजेपी, ये उड़ाना बंद करे। आप ये समझे कि जिनके नाम से ये वोट मांगते थे, वो जब गुजरात के सीएम थे, 15 साल सीएम रहे, क्या उन्होंने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया जहां पर फाइटर प्लेन उतरता था? नहीं। लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी केवल 5 साल उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने अच्छा बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जिस पर फाइटर प्लेन उतरते हैं। ये कुछ ना करे, अब ये चला चली की बेला है कि अब मुश्किल से 8-10 महीने रह गए। लेकिन गड्ढे तो उसमें भी हो गए थे ना मैडम। अरे आप मुझे बात तो ठीक है, आप सुने तो मेरी बात। अब 8-10 महीना केवल रह गया इनकी सरकार को, ये कुछ ना करे, ये सिर्फ यही कर दे कि गांव शहरों कस्बों में जो गड्ढे हैं सड़कों पर उसको जो है ठीक कर दे। जैसा कि अभी आपने कहा, चूंकि इन्होंने तो पहले जब इनकी सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था हम 3 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कें। हुआ वो वादा पूरा हुआ? एकदम नहीं हुआ। अरे ये तो वो लोग, वो तो मैंने ही कहा ना, आप वो मेरी बातें बोल रही हैं, वो तो मैंने ही सवाल किया। लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है कि आपके एक्सप्रेसवे में, जिसमें आप ये कह रही हैं कि फाइटर प्लेन टचडाउन करके उड़े थे, गड्ढे तो वहां पर भी हो गए थे भाई। बारिश में आपने तस्वीर देखी होगी। अब तो 4 साल इनकी सरकार है तो मेंटेनेंस तो इनको कराना है ना, कि वो भी अभी हम ही आकर कराएंगे। कोई चीज बनती है उसका मेंटेनेंस तो होता है ना, एक बात। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझे कि ये सड़कों की बातें कर रहे हैं। अरे बीजेपी सरकार तो वो सरकार है जो गाजियाबाद में किसानों को गड्ढे में ढकेलने के लिए गड्ढे खोद रही है, बड़े लंबे लंबे गहरे गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। अभी आप देखेंगे कि शीघ्र बीजेपी गड्ढे में गिरेगी और अगले 100-50 साल तक नहीं। हम एक्सप्रेस वे पर चर्चा करेंगे मैडम, गड्ढों की चर्चा तो है, उसको दिल्ली पुलिस ने खोदा है और उस पर कमिश्नर ने कहा है कि हम पहले से एहतियात बरत रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान है, ये कोई मेरा बयान नहीं है, ना हमारे चैनल का बयान है। मैं इस पर चर्चा करूंगा। ब्रजेंद्र सिंह जी को भी चर्चा में ले आता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी, सरकारी आंकड़े ये बताते हैं और ये दावा करते हैं कि लगभग 97% काम मिट्टी का ले लीजिए या संरचनाओं का ले लीजिए, लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। फिर उस पर सवाल क्यों? आदरणीय मृदुल शर्मा जी, हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी की पवित्र धरती से सांसद हैं। और आदरणीय रक्षा मंत्री जी पहले होम मिनिस्टर थे, लखनऊ से सांसद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से राष्ट्रीय राजमार्ग बनारस से लखनऊ को जोड़ने के लिए बनना शुरू हुआ।
आदरणीय हीरो वाजपेयी जी से पूछिए कि उसे पूरा कर पाए 6 साल में। और मैं ये तो 287 किलोमीटर का मामला है, बड़ा मामला है, 10-5 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। लखनऊ में आउटर रिंग रोड बन रहा है 6 साल से, मात्र 60 किलोमीटर की दूरी है, पूछिए 6 साल में पूरा हुआ। और उदाहरण याद कराऊं, जब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मृत्यु हो गई थी, उपचुनाव हुआ था, आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की परिकल्पना लेकर आई थी और बलिया से ही सर्वे हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने का। ठीक, फिर इन्होंने फिर बलिया को छोड़ा क्यों? और ये सरकार पीआर और इवेंट की सरकार है। पूरे बजट का उत्तर प्रदेश के 32% पैसा योगी आदित्यनाथ जी ने केवल योजनाओं के प्रचार में खर्च किया है, काम में नहीं। 32%, 1/3 मनी पूरे उत्तर प्रदेश के बजट का। तो इनके बारे में उपदेश जो करें वो सुनिए। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग तो कितने प्यार से, जब जनता का नहीं सुन रहे हैं, जिसने सबको इग्नोर करके चौधरी जानना चाहता हूं ब्रजेंद्र जी, लड़कों और पोते को हरा करके चुना, एक चीज जानना चाहता हूं उनके लिए जब सड़कें खोदी जा रही 40 फुट गहरी, ये डिजिटल जमाना है और सरकार ने यूपीडा के पास है इसका पूरा ठेका बनाने का। यूपीडा ने वेबसाइट पे हर एक चीज अपलोड की है और उसी के मुताबिक मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि हम वेबसाइट में, हम लखनऊ में रहते हैं भैया। आप मत करिए, आप मत जाइए वेबसाइट पर। हम लखनऊ में रहते हैं। नहीं, आप रहते हैं सर, मैं इसलिए तो बनारस से लखनऊ हम चलते हैं। अभी 6 साल में पूछो, मनमोहन सिंह के समय से बनारस से लखनऊ का हाईवे बन रहा है। बन पाया क्या? तो खाली इवेंट करना, धार्मिक प्रतीकों के नाम सवाल नहीं सुन रहे ब्रजेंद्र जी, जोड़ना। आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ जानकारी देके कुछ पूछना चाह रहा हूं। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि यूपीडा अगर कहता है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमने 97% मिट्टी का काम कर लिया, आरओबी का लगभग फ्लाईओवर का 90% काम हो गया, रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा है आरओबी उसका 80% काम हो गया, तो ये आंकड़े क्या फर्जी दिखाए जा रहे हैं? अरे फर्ज झूठ के अलावा इस सरकार में है क्या भैया? 732 रुपए में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, 292 रुपए में था मनमोहन सिंह के समय में। तब चिल्ला चिल्ला के भाजपा कहती थी कि लोग खरीद कैसे पाएंगे 300 रुपए में गैस सिलेंडर, और अब 732 में हम खरीद रहे हैं। और बीजेपी कह रही है राम राज्य है, और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कल बीजेपी प्रवक्ता हमसे कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में घास की रोटी खाई जाती थी। अब प्रधानमंत्री जी खुद बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन हम खिला रहे हैं। 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ को मुफ्त का राशन खिला रहे हो। इसी से परिकल्पना करो कि आपकी व्यवस्था में किस प्रकार का राम राज्य है, किस प्रकार की समता है। वाजपेयी जी 6 महीना से फीस नहीं जमा हुई, एक जवाब दे, उसके बाद विजय उपाध्याय जी को चर्चा में शामिल करूंगा। लोगों अपने बच्चों की फीस नहीं। वाजपेयी जी एक एक करके दोनों का जवाब दे दीजिए, फिर विजय जी को मैं चर्चा में ले आता हूँ। ब्रजेंद्र जी शांत हो तो मैं जवाब दूं। हाँ, नहीं सुन रहे हैं ब्रजेंद्र जी, सुन लीजिए। ब्रजेंद्र जी की बात पर मुझे दो बातें कहनी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी की सड़कों के गड्ढे भरे, राहुल गांधी को केरल में आसरा लेना पड़ा, और इस बार रायबरेली की सड़कों के गड्ढे भर दिए हैं। रायबरेली वालों को भी कहीं ना कहीं केरल जाके ही आसरा मिलेगा विजय जी। और दूसरी बात जो आपने कहा मनमोहन सिंह, आज राहुल गांधी का बयान है कि एम नाम के लोग बड़े तानाशाह होते थे, तो मनमोहन सिंह से तो बहुत नाराज रहते थे लगता राहुल गांधी, उनको सत्ता नहीं मिली और उस तानाशाही से चली। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी ब्रजेंद्र जी, जनता का विश्वास तभी है जब वो रोड पर चल रही है। अगर हमारी कई बातें झूठ निकलेंगी तो जनता देखिए, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा, सड़क पर सियासत हो तो बहुत अच्छा है। आप सड़क पर सियासत करिए, आंकड़े रखिए, तथ्य रखिए, तर्क करिए, बड़ा मजा आएगा सर, करके देखिए, अच्छा लगेगा। जो सवाल पूछा गया उस पर कुछ जानते हो तो बोलिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता को वोट मांगने जाएगा, फिर कांग्रेस का बुरा हाल होगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपसे। अच्छा बताइए हीरो वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर वोट मांगेंगे और फिर उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जनता ने जिताया था, अरे तो जनता ही फिर जिताएगी। इसी पे चल के
ठीक है। अच्छा, एक सेकंड हीरो वाजपेयी जी और ब्रजेंद्र जी, हीरो वाजपेयी जी और ब्रजेंद्र जी, अभी तो चुनाव आने में वक्त है, चुनाव आने में वक्त है, लेकिन आप सड़कों पर चर्चा करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। देखिए, आंकड़े रखिए, मैं तो कह रहा हूं यूपीडा की वेबसाइट पर जाइए, बाद में आ जाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, वहां पर बढ़िया आंकड़े हैं, और नहीं होंगे तो मैंने ग्राफिक्स बनवाए सर, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है, ग्राफिक्स तैयार किए हैं, आप लोगों के पास नहीं है जानकारी तो हम आपको दे देंगे। अभी थोड़ी देर में चलेंगे, जैसे हम विजय जी से सवाल करेंगे। विजय जी, सरकार अगर आंकड़े दे रही है यूपीडा के माध्यम से, क्योंकि उन्हीं के पास ठेका है, और सरकार का कहना है कि हमने इतना काम पूरा कर लिया है, अब इसका और विस्तार करेंगे, आपको लग रहा है कि सरकार अगर विस्तार का सोच रही है, प्लान बना रही है, तो जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रस्ताव लाने की तैयारी है? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट है, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार ने उसको सबसे पहले सबसे कम समय में करके दिखाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो 302 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया निश्चित तौर पे कम समय में, और जमीन के खरीद और अधिग्रहण में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। ये अपने आप में नायाब है। मुझे लगता है कि शायद भारत में इतनी शांति से कोई एक्सप्रेस वे बना हो। लेकिन योगी सरकार में जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो कई हैं, एक नहीं है। उसमें एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, जिसकी शुरुआत निश्चित तौर पे सपा के समय में हुई थी और जमीनें खरीदी गई थी, लेकिन जमीनें पूरी नहीं हो पाई थी। वो एक्सप्रेस वे बलिया तक अब जा रहा है, उसमें 75% काम हो गया है, और जो मेरी जानकारी है। और दूसरा जो गंगा एक्सप्रेस वे है, जो पहले इलाहाबाद से मेरठ प्रस्तावित था, अब वो वाराणसी से हरिद्वार जोड़ा जा रहा है। यानी पहले वो 600 किलोमीटर करीब लंबा था, अब वो 750 किलोमीटर करीब लंबा हो जाएगा, और उसकी लागत 40,000 करोड़ से ज्यादा होगी। और मेरी जानकारी यह है कि उस एक्सप्रेसवे के लिए भी जमीनें खरीदी जा रही हैं और एक्वायर की जा रही हैं। नोटिफिकेशन अखबारों में गजट हो गया है। एक और एक्सप्रेसवे है जो डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, उसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कह रहे हैं। तो इस पे भी काम हो रहा है, उसमें भी 40-50% काम हो गया है। तो कई एक्सप्रेसवे एक साथ बन रहे हैं, और साथ में लिंक रोड भी बन रही है एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग। तो जब आप कई मोर्चों पे एक साथ काम करते हैं तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और काम में जो एजेंसियां काम करती है, जैसे यूपीडा तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, वो एजेंसी है यूपी गवर्नमेंट की। यूपीडा ने टेंडर करके निर्माण कंपनियों को काम दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में काम ठहरा हुआ है। कोरोना काल की वजह से मुझे लगता है कि शायद जरूर गति पे थोड़ा असर आया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार मोटे मोटे अनुमान के हिसाब से करीब 80,000 करोड़ रुपए रोड एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। तो ये बड़ी बात है। और देखिए, सरकारें प्रदेश की हैं और पार्टियां भी प्रदेश की हैं, फायदा प्रदेश के लोगों को होता है। आगरा एक्सप्रेसवे पे को ज्यादा फायदा तभी होगा, उसकी उपयोगिता तभी होगी जो वहां पे 24-25 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उससे जुड़ेगा। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जिनको देश की राजधानी तक की यात्रा करनी है या अपना सामान भेजना है, तो वो जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां लखनऊ में आके आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक पूरी लेंथ उनको मिल जाएगी, कम समय लगेगा, और निश्चित तौर पे कम समय लगता है। साथ में अगल बगल इंडस्ट्रियल एरिया और मंडियों को और किसानों की सहूलियतों के लिए तमाम चीजें डेवलप करने की योजनाएं सपा सरकार में भी थी और भाजपा सरकार में भी है। और यही चीजें इससे थोड़ा अलग डिफेंस कॉरिडोर जो अलीगढ़ से झांसी के लिए है, उसमें भी डिफेंस के लिए तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की है कि वहां आए। करीब 50,000 करोड़ रुपए का एमओयू उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बैठ गई है या कोई सरकार काम नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक बार सरकार चुन ली जाती है तो पूरे प्रदेश की होती है। हाँ, आप दावा करिए, निश्चित तौर पे राजनीति में दावे बहुत ही बढ़िया होते हैं, और मैं खुद कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो आगरा एक्सप्रेसवे बना, जितने कम समय में बना, मैं तो शायद 25-30 साल की पत्रकारिता के अपने जीवन में मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी सड़क बन के तैयार हो गई बिना किसी न्यूसेंस के। अदरवाइज तो आप देखिए, एक एक्सप्रेसवे उसके पहले बसपा सरकार में बना था, जिसे यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से आप जानते हैं। जब वो ताज एक्सप्रेसवे के नाम से उसका कॉन्सेप्ट आया था तो 2002 की बात है ये, और
कितने लंबे समय तक कितने विवाद, कितने बड़े बड़े किसान आंदोलन और कितनी झंझट हुई उसमें, आखिरकार बड़ी मुश्किलों से बन के कंप्लीट हुआ और उसकी शुरुआत भी सपा की ही सरकार में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने तो यहाँ के नागरिकों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करने में, अपने उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में, बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। अब जैसे कोई उत्पाद अगर बलिया का है, बलिया से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ता है, तो आप अभी लखनऊ से दिल्ली जाने में एक्सप्रेसवे के माध्यम से 5 से 6 घंटे लगते हैं। हम और प्रकाश डालेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि आपका कहना है कि सड़क अगर तैयार हो रही है बिना किसी दिक्कत के, अगर कोई सड़क जल्द बन जाती है तो इसका फायदा आम जनता को ही होता है। तो यही हम पूछेंगे कि अगर सरकार सड़क बनाने के लिए कोशिश कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, हीरो वाजपेयी से भी सवाल करेंगे, नाहिद लारी खान भी जुड़ी रहेंगे और ब्रजेंद्र जी भी बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की सरकार में बनकर तैयार हुए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दिक्कत के। हीरो वाजपेयी साहब, क्या अभी कोई दिक्कत आ रही है आपको? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, निर्बाध गति से अपना काम चल रहा है और मुझे लगता है ये सारे एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं अपने समय से पूर्ण होंगे। और मैंने अभी भी कहा, देखिए अपने सपा की मित्र प्रवक्ता को, कांग्रेस में, कि इन्हीं एक्सप्रेस वे पे चलकर हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में फिर वोट मांगेंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं हीरो वाजपेयी साहब। 2022 में आपके कार्यकर्ता इन्हीं एक्सप्रेस वे पर चलकर वोट मांगेंगे जी। तो कब तक काम पूरा हो जाएगा, क्या मानकर चलें? क्योंकि 70-75 तो हो गया है, ये तो सबकी जानकारी में। बिल्कुल, अगर एक्सप्रेस वे चलने लायक होंगे तभी ना कार्यकर्ता जाएगा इन एक्सप्रेस वे पे चल के। ठीक है, ब्रजेंद्र जी, आपके कार्यकर्ता भी इसी एक्सप्रेस वे से आएंगे, लगता है आपको? ऐसा है कि जो आदरणीय वाजपेयी जी कह रहे हैं किसी भी काम के बारे में, अगर वो बेहतरीन ढंग से होगा तो निश्चित तौर पर इनको फायदा होगा। लेकिन हम भी तो इसी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 14 दिन में चीनी मिल का भुगतान करने की बात हुई थी। हमारे गोंडा की कुदुरखी बजाज चीनी मिल में 14 महीना हो गया। 31 दिसंबर 2019 के बाद से 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है पूरे गोंडा जनपद के। तो हम भाषण तो सुन रहे हैं भैया, भाषण जितना बोले, हमारी तो मजबूरी है, विपक्ष में है, भाषण सुनना है, चाहे हम आदरणीय योगी जी का सुने, जी, अगर जनता विश्वास नहीं करेगी, जनता के कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करेगी, तो चुनाव तो एक ऐसी गणित है जिसमें अगर आपने नंबर पूरे नहीं पाए तो आप फेल हो जाएंगे। तो कांग्रेस पिछले 31 साल से जनता की अदालत में और जनता के दिए पर्चे में फेल होती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई गलती करेगी तो जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन है, और चुनाव उसका पैमाना है। ये लोकतंत्र में बहुत अच्छी चीज है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर व्यक्ति की कॉपी जनता जांचती है। ठीक है, ब्रजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जनता ही जांचेगी, हम कहां करेंगे, हम जांचेंगे। हम एक छोटी सी बात और, एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हमारे विधानसभा के हैं। उन्होंने कल लिखा है फेसबुक पर, कहिए तो मैं इनको भेज दूं, वो हमसे झगड़ा करते थे, हमारे गुरुजी के लड़के हैं। कल उन्होंने लिखा है कि 75,000 रुपए का मैंने अपना धान 39,000 रुपए में बेच करके अपनी आय दुगनी की है, और लोग भी करवा लें उत्तर प्रदेश में। तो हमने जवाब में लिखा कि बहुत लोग की दुगनी हो रही है, लेकिन सबकी हैसियत नहीं है कि इस चीज को स्वीकार कर ले। ठीक है, तो आदरणीय वाजपेयी जी हाँकते रहें, जब कॉपी जचवाने जाएगी तो वो जनता वो भी देख रही है, कील भी देख रही है। कांग्रेस की हालत जो है विधायकों की, मुझे लगता है जीरो तक पहुंचेगी अगर आप इसी तरह का झूठा बदलाव करते रहे। अन्नदाताओं को
हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों ने भी इतनी क्रूरता किसानों के साथ नहीं की थी जितना हीरो वाजपेयी जी आप कर रहे हो। एक और जानकारी उन्हीं अन्नदाताओं ने पागल के तरीके से असीम प्रेम से आगे मेरी बात सुनिए तो ब्रिजेंद्र जी, ब्रिजेंद्र जी हीरो वाजपेयी दादी ने नानी, इससे कोई मतलब नहीं है सर चर्चा करने का। आप आंकड़ों पर चर्चा करिए ना। मैं दर्शकों को, जो हमारे किसान इस समय हमें सुन रहे होंगे, हमारे किसान इस समय हमें सुन रहे होंगे, जैसा आपने धान को लेकर उदाहरण दिया। ब्रिजेंद्र जी मेरी बात तो सुनिए। धान को लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि आपको ज्यादा एमएसपी आसपास के जिलों में मिलेगी तो आप जाइए, या आसपास के राज्यों में मिलेगी तो आप जाइए, तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। वो सच्चाई भी हमने दिखाई। लेकिन गेहूं खरीद को लेकर योगी सरकार ने 50 रुपए की एमएसपी बढ़ाई, तो हमारी जिम्मेदारी है ब्रिजेंद्र जी, जैसा आपने कहा मैं वही कह रहा हूं ना ब्रिजेंद्र जी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर एमएसपी पर 50 रुपए बढ़ाए हैं तो ये हमें देखना होगा कि एमएसपी पर खरीदी हो रही है कि नहीं हो रही है। शर्मा जी, किसान को हारने से बचाइए। किसान हार जाएगा तो देश हार जाएगा। उसमें ब्रिटेन से की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है वाजपेयी जी। आप भावना समझिए, बिना किसान के कोई पार्टी जीत नहीं सकती। जवाहरलाल नेहरू ने 56 आप हारने की बात क्यों करते हैं? बिना किसानों के देश में कोई सरकार नहीं बन सकती। 1956 में और अगर किसानों के साथ आपके साथ होता तो एक मिनट वाजपेयी जी, मैं नाहिद खान जी को भी चर्चा में ले आता हूं। लगातार मैं नाहिद खान जी को चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि ब्रिजेंद्र जी 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बहुत सारी ऐसी सरकारें भी आई जिन्होंने किसानों पर गोली चलवा दी। उसका भी हमें जिक्र करना होगा, उसको हम कैसे भूल जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं सर, सरकारें बदलती हैं, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, वक्त पर वक्त के हिसाब से फैसले सरकारें लेती हैं और उनका हम जिक्र करते हैं। हम जो देखिए, जैसे ही मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर नहीं हूं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ब्रिजेंद्र जी, मैं कुछ भी हवा में बात नहीं करता, मैं कोई हवा में बात नहीं करता, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो इस प्रकार के जवाब देंगे आप? नहीं, मैं अगर गलत हूं ब्रिजेंद्र जी तो आप मुझे कहीं भी गलत साबित कर दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतिहास बताता हूं, जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है। इतिहास बताइए ना, बताइए कि इतिहास के किस दौर में हमारे किसानों को, अंग्रेजों के समय से बताइए आप, जब से पृथ्वी बनी गोली चली कि नहीं चली, गोली चलाई कि नहीं चलाई, हमारे किसानों को अच्छा किसानों पर गोली चली कि नहीं चली, आप बताइए। किसानों की शहादत हुई, किसानों पर गोली चली कि नहीं चली? एक मिनट ब्रिजेंद्र जी बताइए, किसानों पर गोली चली कि नहीं चली? मुझे हाँ या ना जवाब दीजिए। चलवाया, शिवराज सिंह चौहान ने चलवाया मध्य प्रदेश में, बैतूल में 6 किसान। अच्छा, और कहीं नहीं चली? बताइए ना, हम और कहीं नहीं चली? घटना पर घटना बताते, और कहीं नहीं चली? नहीं चली, मैंने कब मना किया कि नहीं चली वहां पर? मैंने कब मना किया कि नहीं चली वहां पर? मंदसौर में भी बड़ा आंदोलन हुआ, राहुल गांधी बुलेट पे बैठे थे बिना हेलमेट के, कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? बताइए, बुलेट पे बैठकर प्रदर्शन किया था कि नहीं किया था? इतिहास हम भी जानते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ब्रिजेंद्र जी, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मैंने पूरी बात आपको बताई। राहुल गांधी गए थे, प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद उपवास हुआ, मौन धरना हुआ, ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन फिर बाद में उसी को घटना को याद किया जाता है। इसलिए अगर अच्छी घटना है तो इतिहास में बुरी भी है, इसलिए हम सब देख रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, बातचीत से हल निकलेगा इसका, हम भी यही चाहते हैं। नाहिद खान जी, चर्चा में आपको ले आता हूं। आपकी बड़ी तारीफ हुई, विजय जी ने कहा कि आपने अच्छे एक्सप्रेसवे बना दिए, लेकिन उन्हीं एक्सप्रेसवे के बावजूद आपको जनता का वोट नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि कई सड़कें विकास के पैमाने का हिस्सा जरूर होती हैं लेकिन वोट का हिस्सा नहीं बन पाती कभी कभी? देखिए, अभी आप जो वोट की बात कर रहे हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी वोट की बात कर रहे थे। हाँ, उन्होंने करा, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। जी, मैं समझ रही हूँ, वरना आपकी तो डिबेट, जैसा आपने कहा था कि सड़कों पर ही केंद्रित रहेगी, लेकिन वो विचलित हो गई है। बहरहाल, चूंकि वोटों की बात हो रही है और बीजेपी का पूरा तवज्जो वोट पर ही रहता है, लेकिन जिस सड़क से ये वोट लेने की बात कर रहे हैं कि ये चल कर जाएंगे वोट लेने, उन्हीं सड़कों पर जिस तरह से आज किसानों, देश के 80% किसान और उनके समर्थकों के राह पर बीजेपी सरकार ने कटीलेदार, नुकीले, जंगदार की गड्ढे खोदे हैं, ऐसे ही जब ये जाएंगे वोट मांगने तो गांव, शहरों, कस्बे के लोग
और इनको घुसने नहीं देंगे, वहां कटीले तार और नुकीले कील ठोक देंगे, गड्ढे खोद देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट अंदर घुसने नहीं देंगे। और तय कर लिया है जनता ने कि इनको 2 सीट पर वापस लाना है। अभी आप देखिए कि चूंकि सड़क की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो सड़क पर एक भी बात नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी 25 साल की पत्रकारिता में उन्होंने सपा सरकार में जितना बेहतर काम हुआ एक्सप्रेसवे को लेकर, फास्ट काम हुआ, कोई न्यूसेंस नहीं था, कोई विवाद नहीं हुआ एक्सप्रेसवे बनने में, बढ़िया काम हुआ। ऐसी अभी तक उन्होंने अपने पूरे भारत में ऐसा निर्माण, ऐसी सड़क बनाने का निर्माण नहीं देखा। और मैं तो अभी फिर से यहाँ तक कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी बुनियाद सपा सरकार में रखी गई, लेकिन आज वहां पर क्या आलम है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे इन्होंने कहा था कि जनवरी में वहां पे कार्य इतनी धीमी प्रगति पर है, अभी तो वहां सिर्फ मिट्टी डाली गई है। अभी खुद बताया गया कि अभी वहां मिट्टी डाली गई है, तो अभी तो लंबा काम है अभी। अरे ये सवाल तो पूरा करने दे, इसका जवाब पूरा करने दे। सवाल कहाँ पूछ रहे हैं आप? हाँ मृदुल भाई, जवाब तो पूरा देने दे। कहिए, आप सुन रहा हूँ मैं। हाँ, अभी तो इस पे लंबा काम है, अभी तो सेटलमेंट होना है, कभी तो उसके बाद जो कम से कम 2 अच्छी बरसात होगी, तब जाकर वो बराबर होगा। तो अभी लंबा काम है। इन्होंने तो कहा था जनवरी में उसका लोकार्पण कर देंगे, अभी तक उसका लोकार्पण नहीं हुआ। तो ये अब मेरा सवाल सुन लीजिए नाहिद लारी खान जी। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात को ही आपने कोट किया, उन्होंने आपकी तारीफ की, उसको आपने कोट किया कि विजय जी ने कहा। लेकिन इन्हीं विजय उपाध्याय जी ने अभी चर्चा में यह भी कहा कि 70-75% काम पूरा हो गया। तो ये आप मानेंगी? देखिए, अरे मैं तो ये कह रही हूं कि जब ये बीजेपी सरकार जो है सरकार इनकी बनी, तब जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, जो अधिकारी, जो टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने राय दी सरकार को कि कैसे जल्दी आप, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जैसे फास्ट काम हुआ था एक्सप्रेसवे का, तो उन्होंने राय दी कि कैसे आप जल्दी एक्सप्रेसवे तैयार कर सकते। लेकिन कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी टेक्नीशियन हो, वो दिमाग दे सकता है, राय दे सकता है, कोई दिमाग के अंदर थोड़ी घुस जाएगा। अब जिनके पास दिमाग ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाए कि 75% किसने बना दिया मैडम फिर, जो विजय जी ने कहा उसके मुताबिक? अरे तो 75% अभी कहां बना है? अभी तो विजय जी ने कहा मैडम, आपने आपकी तारीफ सुनी और तारीफ में आपने मेन बात नहीं सुनी। मैं चाहूंगा विजय जी आप फिर से चर्चा में आइए। आपने तारीफ की, वो तो उन्होंने सुन ली है। एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया है 75%, ये आपने खुद कहा, और ये जानकारी लगभग हर जगह पर दी गई है। नाहिद लारी जी, मैं उनको ही चर्चा में ला रहा हूं, फिर हीरो वाजपेयी जी से जवाब लूंगा जो आपके सवाल है। कॉल विजय जी के अगर 75% मिनट का समय चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए, कुछ अच्छी बातें बताइए। कहिए विजय जी। देखिए ये तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है जो 75% काम हुआ है। इसके बाद करीब 50-60% काम डिफेंस कॉरिडोर का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है उसका भी हुआ है। और गंगा एक्सप्रेसवे की प्लानिंग इन्होंने देर से करी, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे में भी जमीनों को क्रय करने और जमीनें अधिग्रहित करने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, उसका भी काम बहुत ही आगे पहुंच गया है। ये बात सही है। देखिए, मेरा कोई सरकार का पक्ष लेने की बात नहीं है, बिल्कुल। आप जो काम दिख रहा है उसकी तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मृदुल जी, देखिए हमारी डिबेट जो है वो एक्सप्रेसवे और रोड से हटके दूसरे मुद्दों पे चली जा रही है। आज की आपकी डिबेट रोड पे है, एक्सप्रेसवे पे है। जो अब सरकार ने नया रिवाइज गंगा एक्सप्रेसवे का प्लान किया है कि वाराणसी से हरिद्वार, अब आप देखिए इससे होने क्या वाला है, कितनी बड़ी बात हो सकती है जो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकती है। वाराणसी से हल्दिया के लिए एक जो जल परिवहन की सुविधा गंगा नदी के माध्यम से मिली हुई है 1400 किलोमीटर की, और वो बहुत ही कम पैसे में वो परिवहन की सुविधा है। यानी कि अगर कोई मटेरियल बिहार से दिल्ली जाना है तो वो गंगा के माध्यम से बनारस तक आएगा बहुत कम खर्च में, और वहां से फिर ये इस एक्सप्रेसवे पे आके और फिर वो दिल्ली आसानी से पहुंच जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी अगर सब्जियां भी आपको भेजनी है तो आप एक निर्धारित समय में, यानी सुबह चलेंगी और शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगी, तो वो खराब नहीं होंगी। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हालांकि पहले भी जीटी रोड की सुविधा है, लेकिन इतना ज्यादा अब चूंकि ग्रोथ हमारी एक फ्रेज है, कहा जाता है कि अगर रोड की आपने स्पीड डबल कर दी तो आपकी अर्थव्यवस्था 3 गुना रफ्तार से दौड़ती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था 3 गुना रफ्तार से दौड़ती है और सड़कों पे इतना ज्यादा
व्हीकल आ जाते हैं, जहां जिस रोड पे ज्यादा सहूलियत होती है, कि फिर उसको भी नए सिरे से उसमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है। तो अब जब जीटी रोड के वैकल्पिक एक नया रूट हमें मिला कि उसमें जल परिवहन की भी सुविधा है, लेकिन उसमें रोड परिवहन की भी सुविधा है, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी है। मुझे लगता है कि हाँ, एक चीज मैं छोटी सी जानना चाह रहा था, बड़ा क्रांतिकारी तो है, लेकिन अगर 100% काम पूरा होता है, जो मौजूदा सरकार है वो अपने कार्यकाल में 100% काम पूरा करेगी, तो ही इसका फायदा मिल सकता है जनता को भी, और अगर पार्टी की बात करें सियासत को भी। देखिए, बड़े जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं एक्सप्रेसवे से, इस पे पब्लिक बहुत ज्यादा इससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होती। बिल्कुल ठीक। वो चाहती तो है एक्सप्रेसवे बन जाए, क्योंकि इसमें जो उनको जमीन जाने पर जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो काफी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी सरकार को, आप एक्सप्रेसवे के अगल बगल की विधानसभा सीटें देख लीजिए कि क्या इनको बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ। तो एक्सप्रेसवे जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। उससे चुनाव जीते जा सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट में अब हुआ क्या कि आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक चुनौती इस सरकार के सामने थी और जनता का माइंड भी मेकअप हुआ कि नहीं, अब देखिए पहले एक्सप्रेसवे तो था ही नहीं, तो जनता को पता ही नहीं था। जब जनता उसमें तो शौकिया लोग चलना शुरू किए, जब सपा की सरकार थी या जब भाजपा की सरकार आ गई तो लोगों ने शौकिया चलना शुरू किया, फिर उन्हें लगा नहीं ये तो बहुत उपयोगी है। तो उस एक्सप्रेसवे बनने के बाद अब बाकी जो एक्सप्रेसवे हैं इनकी उपयोगिता जनता को समझ में आई है और जनता चाहती है कि एक्सप्रेसवे जल्दी बने और सरकार उसे जल्दी बना भी रही है। खान जी, कुछ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही है, कहिए नाइट जी, फिर हीरो वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। मृदुल जी, आज जो है एक नया गप बिछोड़ा है, वो नया गप ये, उस पे भी आपको उसको भी ऐड करना चाहिए था। नया गप ये है कि उत्तर प्रदेश को सिंगापुर बना देंगे, ये एक नया गप छोड़ दिया है। कहाँ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा और कहाँ सिंगापुर छोटा सा। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी ज्यादा, सिंगापुर की आबादी कितनी कम। मतलब सिंगापुर की आबादी तो 60 ही लाख है और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। मतलब आप देखिए नया गप। मैं तो आपके चैनल, आप तो बहुत करीबी हैं भारतीय बीजेपी के, मैं आपसे कहती हूँ कि आप ही कह दीजिए। मैं मैडम, हम आपके करीबी नहीं है क्या? नहीं, आप तो मेरे भाई हैं भाई, आप मेरे भाई हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं मैडम, हम तो सबको दिखाते हैं, सबकी खबरें बताते हैं। सही बात है, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ कि आप उत्तर प्रदेश को योगी जी छोड़े, केवल लखनऊ को ही। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, तुरंत जवाब दीजिए। लखनऊ को सिंगापुर बना दे, लखनऊ को बना दीजिए कम से कम, समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दल देखिए मति भ्रम का शिकार है और जिस तरह से कह रही जनता भी उत्तर प्रदेश की हम सबकी है, चाहे भले ही आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी अच्छा काम होगा मुझे लगता है निवासी के तौर से हम चाहे किसी पार्टी के हो वो लाभ करेगा और अगर ये लाभ की चीज होगी तो जनता जरूर हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी अगर उसको लाभ मिलेगा। और जैसा अभी विजय जी ने बताया, केवल यही नहीं कि बनारस से और वहां तक जाएगा हरिद्वार तक, तो पर्यटन का भी विकास होगा, धार्मिक पर्यटन पर भी जाएगा, रोजगार सृजन भी होगा, तमाम ऐसी चीजें। हीरो वाजपेयी एक सवाल अभी बना हुआ है। बात ये कि जो मेरठ ब्रजेंद्र जी बार-बार पूछ रहे हैं, ब्रजेंद्र जी बार-बार पूछ रहे हैं, ब्रजेंद्र जी एक सवाल बार-बार पूछ रहे हैं, इससे रोजगार सृजन जबरदस्त होगा, नहीं होगा हीरो वाजपेयी होगा, तो इस तरह से काफी रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन ये भविष्य में जीडीपी में जबरदस्त उछाल आएगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सर, एक डेडलाइन होती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। विजय जी ने जैसे कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग डेडलाइन उसकी होंगी, लेकिन जैसा कह रहे हैं ब्रजेंद्र जी कि आप बताइए, हम भी तो जाते हैं बनारस। आपने सुना नहीं ब्रजेंद्र जी? पता नहीं कौन सी रोड पकड़े हुए हैं, ये दरअसल रायबरेली के अंदर घूमते घूमते और अमेठी के अंदर घूमते घूमते जाते होंगे, लेकिन अब अमेठी के भरने का दावा आपने किया था, अमेठी का भी जाएंगे तो रोड वहां भाई आप सुल्तानपुर जौनपुर बया बनारस की बात कर रहा हूं मैं। जी भर दिया गड्ढा, वाजपेयी जी गड्ढा भर दिया। जौनपुर होते जब और इस बार रायबरेली के समय इतने आरोप चर्चा हो जाएगी, तुरंत चर्चा हो जाएगी सर। काम का पैमाना क्या है अभी तुरंत बताइए। लखनऊ के आउटर रिंग रोड के बारे में बताइए, वाजपेयी जी घुमाइए। लेकिन वो नेशनल हाईवे है, वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है।
ये जिस रोड की बात ब्रिजेश जी कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब वो भाजपा सरकार को नहीं बनाना है। आदरणीय विजय भैया ने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, वो पाकिस्तान वाले आकर बनाएंगे। मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान, ये सेलेक्टिव बात नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। जानकारी दी है विजेंद्र जी, उन्होंने जानकारी दी है। अगर कोई आपको बताएगा कि नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे या ये पीडब्ल्यूडी की सड़क में आता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। उसकी बात हमें नहीं। ब्रिजेंद्र जी आप सुनिए मेरे, अगर कोई आपको सड़क की जानकारी दे रहा है, ब्रिजेंद्र जी सुनिए तो, प्रधानमंत्री के 6 से राजधानी को जोड़ना है। अगर आप सब इकट्ठा बोलने लगेंगे तो हम कैसे समझेंगे? देखिए विजेंद्र जी, आपको बिगड़ना नहीं चाहिए, वो सिर्फ जानकारी साझा की। इस तरह से वो किसी का भी हाईवे, वो जिम्मेदारी सरकार की। अगर योगी सरकार के अंडर आता है तो प्रदेश सरकार, मैं वही कह रहा हूँ ना ब्रिजेंद्र जी, आप पूछिए सवाल, तबकि मैंने हुबहू वही सवाल पूछा जो आपने पूछा, जुड़ पा रहे हैं। मैंने वही पूछा ब्रिजेंद्र जी। अगर पहली काम कर रहे हैं, ब्रेक से पहले वो सवाल छूट गया था, फिर मैं उस सवाल पर आया, ब्रिजेंद्र जी, फिर मैं उस सवाल पर आया कि कहां तक कितनी सड़क बनी। आराम से आइए, आ रहा हूं। नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड, हीरो वाजपेयी जी कंप्लीट करें। अरे वो सड़कों पे नहीं बोलेंगे मृदुल जी, वो सड़क नहीं, मैं कह रहा हूं कि ब्रिजेश जी को बनारस जाने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। लखनऊ से जाए सीधा, और बनारस से चंदौली होते हुए सीधा अपने रायबरेली होते हुए आ जाए। ठीक है, और इनको का रोड कैसी बनी है, और पहले भी रायबरेली जाते होंगे ये, और अब उनको पता होगा कि रोड कैसी बन गई है। केवल नकार देना चीजों को अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप दोनों सुनिए मेरी। देखिए, आप किसी भी रास्ते से जाइए, आप किसी भी रास्ते से जाइए, जनता जहां से जाएगी, अगर उसे दिक्कत होगी तो वो आप तक पहुंचा देगी। उसे दिक्कत होगी तो वो पहुंचा देगी। जैसा विजय जी ने कहा, वो उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर वो उस पर चलेगी और उसे दिक्कत होगी तो फिर हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। नाहिद लारी खान जी अपनी बात कहिए, फिर आखिरी कमेंट लूंगा विजय जी से। बिल्कुल, अगर जनता को भारतीय जनता पार्टी की घोषणा, अरे मुझे बोलने दे। हाँ कह दीजिए, वो भी वही कह रहे थे, कहिए। भारतीय जनता पार्टी से सड़कों पर गलत सवाल कर रहे। दरअसल आपको क्वेश्चन शराब पर करना चाहिए था, वो अच्छा जवाब देते। इनकी एक ही उपलब्धि है कि ये शराब प्रेमी और महिला विरोधी भाजपा सरकार ने 12,000 रुपए साल के किराए पे अब घर घर बार खुलवाने की योजना बना दी है। अभी इनकी एक योजना आगे है कि जैसे कि घरों में पाइपलाइन चलती है, पानी की और गैस की पाइपलाइन चलती है, अब बीजेपी आरएसएस की प्लानिंग है कि जल्दी घरों में शराब की भी पाइपलाइन चलेगी। टोटी खोलिए, जितना चाहो मीटर चला लगा रहेगा, जितना चाहो शराब पी लो। तो ये तो शराब प्रेमी सरकार है। आप सड़कों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहां इनसे बात कर रहे हैं? ये तो वो सरकार है जिसने लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, केवल दवाई की दुकानें खुली थी, तब शराब की दुकानें खुलवा दी थी ताकि खूब शराब पिए, महिलाओं का घर उजड़े। और ये तो वो सरकार है जिसने जहरीली शराब पिला पिलाकर लोगों को मार डाला है। अनेकों लोगों की मृत्यु हो रही है, आए दिन आ रहा है जहरीली शराब पीने से लखनऊ। बिल्कुल मैडम, और ये एक ही सरकार नहीं, हर सरकार में जहरीली शराब उत्तर प्रदेश में आती है। हम तो उसके धुर विरोधी हैं। हमने तो रिपोर्ट भी तैयार की थी नाहिद लारी खान जी, हमने इसके लिए रिपोर्ट भी तैयार की। हमारे सहयोगी जगह जगह पर पहुंचे और जहरीले शराब के जखीरे का खुलासा भी किया। विजय जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल नाहिद लारी खान जी, अच्छा टॉपिक उठाया आपने। विजय जी, एक और मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे को देखें तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए ये आगे बढ़ रहा है या इसकी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इसको बढ़ाना, और प्रयागराज से भी दूरी बढ़ाई जाती है, हरिद्वार से बनारस तक इसे लेकर जाने की प्लानिंग है। ये बड़े लेवल पर प्लानिंग की जा रही है। इसका फायदा लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब तक मिल जाना चाहिए? यानी मेरा कहने का मतलब है कब तक काम पूरा हो जाना चाहिए? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से हमने तो जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखा भी है, रिपोर्टिंग भी की थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। काम वहां बहुत तेजी से हो रहा है और निश्चित तौर पे अगले कुछ महीनों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वार फुटिंग काम हो रहा वहां पे। डिफेंस कॉरिडोर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वे है, उसका भी मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में 70-80% काम से ज्यादा काम ये कर पाएंगे। जहां तक गंगा एक्सप्रेसवे की बात है, तो गंगा एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट ही कुंभ के दरमियान शुरू हुआ और उसके बाद इस पे काम हुआ। करीब 36,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया सरकार ने, और पहले ये प्रयागराज से मेरठ जाना था, अब उसको
बड़ा किया गया, 150 किलोमीटर और उसमें ऐड किया जा रहा है। जैसा आपने कहा तो कि ये करीब नजर बनी हुई है, 45,000 करोड़ हमारी भी रुपए नजर बनी रहेगी और कहीं कोई कमी रहेगी तो हम लगातार बताते रहेंगे हीरो वाजपेयी साहब आपको, क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, विकास को रफ्तार मिलेगी। यही कोशिश होती है, सरकारों का काम होता है, विकास का एक अहम हिस्सा है सड़क। आप पूरा करिए और अगर उसमें गड्ढे होंगे तो हम आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी।